हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का टॉपिक 5। ठीक है, पांचवा टॉपिक है जिसमें जो टॉपिक का नाम है वो है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यानी प्राचीन समय में इतिहास में जो राज्य होते थे, किस तरह से राज्य बनते थे, वहाँ पे जो शासक थे कैसे बनते थे और जो गणराज्य बनाए गए थे किस तरीके से। तो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पहली बार जो शासक बने थे किस तरीके से बने। जैसे आज के टाइम पे जो है मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। आज के टाइम तो प्राचीन टाइम यानी इतिहास में शुरुआत में प्रारंभ में किस तरीके से शासक बने थे उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी एसएसटी में हेल्प मिल सके। इन सभी टॉपिक को पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरी के रूप में, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा जो टॉपिक है आपका सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएगा। पहले आप थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपकी जो है दोनों चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अगर आप इधर थ्योरी अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है कि कुछ लोग जो शासक बने सबसे पहले किस तरीके से बने थे। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं या कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि आने वाले टाइम में मतदान होने वाला है, चुनाव होने वाला है, सभी लोग जो है मतदान करेंगे। तो प्राचीन टाइम में भी या जो है जो मतदान की प्रक्रिया है ये नहीं थी। ठीक है, अभी लगभग जो है 50 वर्षों से जो है ये जो प्रक्रिया है मतदान करने की ये हुई है। उससे पहले ऐसा प्रोसेस नहीं था। लेकिन बहुत पहले लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राज्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। सबसे पहले शुरुआत में जो लोग थे मतदान तो करते नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि मतदान कैसे किया जाता, कोई चुनाव नहीं था। लेकिन इससे पहले जो है लोग यज्ञ करते थे। यज्ञ के माध्यम से चीज़ें जो है होती थी कि बहुत सारे यज्ञ होते थे। जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है, उसमें जो है घोड़े छोड़े जाते थे। ठीक है, एक राजा दूसरे राजा के क्षेत्र में छोड़ देते थे, वो राजा जो है युद्ध करते थे। तब जो है अगर वो राजा युद्ध में जीतता था तो उसका जो राज्य होता था उसके जो है अधीन हो जाता था एक तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से शासक बनते थे। जैसे इसमें दिया है कि अश्वमेध एक यज्ञ है, ऐसा ही आयोजन था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ जो है एक आयोजन किया जाता था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। जब शुरुआत में जब जो है षष्ठी की रचना हुई उसके बाद जब लोग जो है रहने लगे आपस में, तो जाहिर सी बात है कि जैसे घर में एक मुखिया होता है तो वैसे ही एक क्षेत्र का भी अपना एक मुखिया होना चाहिए। तो उस मुखिया को चुनाव करने के लिए क्या करते थे कि जो है एक जो राजा होता था या फिर जो एक जिनके पास अच्छी संपत्ति होती थी, क्योंकि हर इंसान या हर जो मनुष्य होते बराबर तो होते नहीं, किसी के पास ज़्यादा संपत्ति किसी के पास कम। तो जिनके पास संपत्ति ज़्यादा होती थी या यूँ कह लें कि जिनके पास घोड़े होते थे तो वो क्या करते थे कि अपना घोड़ा दूसरे के क्षेत्र में छोड़ देते थे। ठीक है, तो इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ लड़ाई करनी पड़ती थी। ठीक है, यहाँ पे तो राजा है, लेकिन जब राजा भी नहीं थे उससे पहले भी ऐसा ही होता था कि जो लोग शक्तिशाली होते थे वो दूसरों के क्षेत्र में जाके जो है अपना जो घोड़ा होता था छोड़ देते थे। ठीक है, और वो जो है व्यक्ति जब लड़ाई करने आता था अगर वो जीत जाता था तो उसका जो क्षेत्र होता था उसके अधीन हो जाता था। जो हार जाता था जो है वो शासक नहीं बनता था, यानी जो जीता हुआ व्यक्ति होता था वही जो है उसी के जो है अंडर में सारा राज्य हो जाता था या फिर वहाँ का जो क्षेत्र हो जाता था उसी का हो जाता था। ठीक है, तो वैसे ही चीज़ें होती थी। ठीक है, कि एक जो है जब राजा भी बनने लगे तो राजा भी ऐसे ही करते थे। एक राज्य को जो है जो उनका राज्य होता था या उनके जो आसपास के जो राज्य होते थे उनको जीतने के लिए वो अश्वमेध कराते थे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि एक जो है घोड़ा होता था, उस घोड़ा को दूसरे राज्य में दूसरे व्यक्ति के क्षेत्र में छोड़ देते थे। ठीक है, जब वो दूसरे क्षेत्र का जो राजा होता था उसको रोकता था और फिर जब लड़ाई करता था तो लड़ाई करने के बाद जो है उस राजा को यज्ञ में जो है आमंत्रित किया जाता था।
यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। ठीक है, जो यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ वो पुरोहितों यानी पंडितों के द्वारा किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों में सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा होता था वो बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। जैसे होते नहीं कि पूजा पाठ होते हैं, वैसा यज्ञ किया जाता था। वो बहुत ज़्यादा सम्मानित माना जाता था कि इनके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति होगा, तभी ये यज्ञ करा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है उन्हें सम्मान दिया जाता था और नए नए उपहार भी लाए जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है राजा बनते थे या फिर जो है दूसरे का जो राज्य जीतते थे, ऐसे ही जीतते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक ये क्षेत्र है। ठीक है, एक राजा यहाँ पे रहता है और दूसरा एक क्षेत्र है। यहाँ का जो राजा होता था उसकी दृष्टि इस क्षेत्र पे पड़ती थी। ठीक है, तो वो ऐसे तो ले नहीं सकते, तो वो क्या करते थे कि अश्वमेध यज्ञ कराते थे। उसमें जो घोड़ा होता था अश्वमेध यज्ञ का, वो जो छोड़ते थे इस राज्य में। ठीक है, यहाँ पे छोड़ते थे। यहाँ पे छोड़ने के बाद जब यहाँ का राजा होता था उस घोड़े को पकड़ता था। ठीक है, पकड़ने के बाद जो है जब पकड़ लेता था तो यहाँ का जो राजा होता था वो युद्ध करने जाता था इन राजा से। ठीक है, जब ये राजा हार जाता था, ठीक है, यहाँ वाला राजा जब हार जाता था तो ये जो राजा होता था उसके जो है अंडर में ये राज्य हो जाता था। ठीक है, वो अपने राज्य में मिला लेता था। तो इस तरीके से जो राजा थे वो अपना शासन चलाते थे। तो शुरुआत में जो प्रक्रिया होती थी इस तरीके से होती थी। ठीक है, अब जो होने लगा है वो आप सभी को पता है मतदान के थ्रू होता है, अपना नेता चुनना होता है। आप जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा या जिसको जो जनता जिसको पसंद करती है, जितने ज़्यादा वोट मिलते, जितने ज़्यादा मत मिलते हैं, उसी हिसाब से जो है मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो वैसे जो है शुरुआत में ऐसा नहीं था, पहले अश्वमेध यज्ञ के द्वारा चीज़ें होती थी। ठीक है, दूसरा वर्ण व्यवस्था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है षष्ठी में कि जो है वर्ण कितने होते हैं। तो वर्ण जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। 4 वर्ण होते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो है हमारे समाज के द्वारा ही वर्ण बनाए गए हैं। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण माने जाते हैं। अब इन चारों वर्ण के जो है अपने काम भी डिवाइड कर दिए हैं लोगों ने कि जो 4 वर्ण हैं यानी जो समाज में रहने वाले व्यक्ति होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। कुछ ब्राह्मण होते हैं, कुछ क्षत्रिय होते हैं, कुछ वैश्य होते हैं, कुछ शूद्र होते हैं। अब इनको हम कैसे समझेंगे कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है? तो इनको अलग अलग उनके कर्मों के हिसाब से इनको डिवाइड कर दिया गया। जैसे जो ब्राह्मण होते हैं इनको कहा जाता है कि इनका जो काम होता है वो वेदों का अध्ययन करना होता है, यज्ञ कराना होता है। प्राचीन समय से लेकर आज तक भी जो ब्राह्मण होते हैं वो जो है किसी भी पूजा पाठ, कोई भी पूजा पाठ कराना होता है तो आप ब्राह्मण को कहते हैं कि आप ब्राह्मण, आप हमारे यहाँ आएँ, या फिर आप उनको जो है आमंत्रित करते हैं अपने यहाँ पूजा पाठ कराने के लिए, वेदों का अध्ययन कराने के लिए। ठीक है, तो ये मान लिया गया कि जो ब्राह्मण होते हैं उनका जो काम है वो वेदों का अध्ययन करना है और अध्यापन करना है, या फिर यज्ञ कराना किसका काम हो गया? ब्राह्मण का हो गया। हालांकि अब ऐसा नहीं है, अब जो है लोग ब्राह्मण तो करते ही करते हैं पूजा पाठ, अन्य व्यक्ति भी करने लगे हैं अगर उनको नॉलेज है अच्छा तो। ठीक है, लेकिन शुरुआत में लोग ब्राह्मण को ही पूछते थे, ब्राह्मण को ही कहते थे कि आप जो है हमारे यहाँ वेदों का उच्चारण कर दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा नहीं होता था। ब्राह्मण ही पढ़े लिखे होते थे, उनको वेदों का ज्ञान होता था, तो उन्हें ही बुलाया जाता था। तो ये जो है डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया कि ये जो काम है वेदों को पढ़ना या अध्ययन करना या फिर यज्ञ करना, जो काम होता है सिर्फ ब्राह्मणों का होता है। ठीक है, तो ये काम उनको बांट दिया गया। अब जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय को कैसे पहचानते हैं? जो क्षत्रिय होते हैं उनका काम ये होता है कि युद्ध करना। ठीक है, कोई भी राजा है अगर उनको युद्ध कराना है तो वहाँ पे ब्राह्मणों का काम नहीं होता था, यानी ब्राह्मणों को नहीं बुलाते थे, वो क्षत्रियों को बुलाते थे कि आप क्षत्रिय हो, आपका काम युद्ध करना है, लोगों की रक्षा करना आपका काम है। तो जो क्षत्रिय होते थे उनको ये काम दे दिया गया कि आपका काम युद्ध करना है और लोगों की रक्षा करना है। तो इस काम से उनको पहचाना जाना लगा कि ये जो क्षत्रिय होते हैं। तीसरा है वैश्य। वैश्य का काम क्या था कि वैश्य जो होते हैं वो उनका काम खेती करना है, पशुपालन करना है और व्यापार करना है। यानी जो व्यक्ति खेती का काम करेगा, पशुपालन करेगा, व्यापार करेगा, वो क्या कहलाएगा? वो वैश्य कहलाएगा। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया गया। चौथा है शूद्र। शूद्र किनको कहते हैं? शूद्रों को जो काम होता है वो अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना होता है। तीनों वर्ग मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो 3 वर्ण हैं, इन तीनों को सेवा करना क्या होता है? शूद्र का काम होता है। ये समाज के द्वारा जो है, ये कहीं पुराणों में नहीं लिखा है इन चारों वर्णों के बारे में कि इन चारों वर्णों का अलग अलग जो है काम होता है। ये हमारे समाज के द्वारा डिवाइड किया गया है कि ये जो 4 वर्ण होते हैं इनका ये काम है। ठीक है, तो ये जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है
क्योंकि ये एनसीईआरटी में जो है, जो एनसीईआरटी की किताब है वहाँ पे लिखित है। तो ये जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो समाज के द्वारा जो वर्णित वर्ण हैं कितने हैं, तो वो हैं 4 वर्ण। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या होता है? वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ कराना होता है। क्षत्रिय का काम क्या होता है? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना होता है, क्षत्रिय का काम। वैश्य का काम जो है खेती करना होता है, पशुपालन या व्यापार करना होता है। वहीं पर शूद्र का काम क्या होता है? ये जो 3 वर्ण होते हैं इन्हीं की सेवा करना शूद्र का काम होता है। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। दूसरा है जनपद। जनपद कौन कौन से बनाए गए थे वो देखते हैं। महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाते थे। पहले क्या होता था कि जन का मतलब होता है लोग होते हैं, ठीक है। जो राजा होते हैं कब वो लोगों के राजा होते हैं, लेकिन जब वो महायज्ञ करा देते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है, उसको कराने के बाद वो जनपद के राजा बन जाते हैं। जनपद मतलब एक पूरे जिले के राजा हो जाते हैं। जैसे जिले का जो इस टाइम जो मिनिस्टर होता है वो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। उस तरीके से पहले जो राजा होते थे, ठीक है, वो अपने राज्य के होते थे, मतलब अपने आसपास के जो क्षेत्र होते थे वहाँ के राजा होते थे। लेकिन जब वो महायज्ञ करा देते थे, ठीक है, उसमें जब जीत जाते थे तो पूरे अपने जनपद के राजा माने जाते थे। न सिर्फ जन के नहीं, लोगों के जो है राजा नहीं होते थे, बल्कि पूरे जनपद की जो है राजा माने जाते थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, यानी जहाँ पे लोग रहते हैं उनके बसने की जो जगह होता है वो जनपद होता है, ठीक है। या आप मुख्यतः मान सकते हैं कि एक जिला होता है एक तरह से, आज के टाइम की अगर बात करें तो, ठीक है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। जब लोगों ने खोज करी तो कई सारी जो बस्तियां थी उनकी खुदाई की, जिसमें दिल्ली में पुराना किला मिला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर मिला और एटा के पास अंतरंजी खेड़ा मिला। ये सभी उसमें प्रमुख थे, जो जनपद थे जहाँ पे राजाओं ने जो है अश्वमेध यज्ञ कराए थे और अपना शासन किया था। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। अब जो है जो लोग रहते थे जो है झोपड़ियों में, वो जो है खेती भी करते थे। तो कौन कौन से अनाज उगाते थे? उसमें चावल था, गेहूं था, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों फसलें, ये सारी फसलें जो है उस टाइम पे लोग उगाते थे जब वो खेती करते थे, ठीक है। जैसे वैसे होते हैं उनका काम खेती करना होता था, तो ये सारी फसलें वो उगाते थे अपने खेतों में, ठीक है। अब महाजनपद की क्या कहानी है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कुछ जनपद होते हैं, कुछ महाजनपद। जैसे होता है ना कि कुछ जो क्षेत्र होते ज़्यादा डेवलप हो जाएं, ठीक है, तो वो जो है ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वैसे ही करीब जो है 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, तो उन्हें क्या कहा जाने लगा? महाजनपद कहा जाने लगे। जैसे अभी होता है कि कुछ सिटी होती है, कुछ स्मार्ट सिटी होती हैं, तो जो स्मार्ट सिटी में सुविधाएं होती है वो सिटी में नहीं होती हैं। तो वैसे ही जो जनपद में, जो महाजनपद में सुविधाएं अच्छी होती थी वो जनपद में नहीं होती थी, यानी महाजनपद में ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिलती थी, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जैसे आप जो है स्मार्ट सिटी को देखें, ठीक है, तो स्मार्ट सिटी में जो सुविधाएं मिलती वो जो है सिटी में नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो वैसा ही होता था कि करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, यानी कोई राजधानी होती थी तो उनके चारों तरफ किलेबंदी कराई जाती थी कि जो अन्य राजा होते थे या उनके जो दुश्मन होते थे पास के, वो अंदर जो है आक्रमण न कर सके या अंदर आ ना सके, ठीक है। अर्थात इनके चारों लकड़ी, ईंटें या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी, जिसे किला कहा जाता है, ठीक। हमने बताया कि वो अपनी जो है सुरक्षा के लिए किला नुमा बनाते थे। अब किला जो है लकड़ी की भी बनाते थे, पत्थरों की भी बनाते थे, ईंट के भी बनाते थे, जिसमें काफ़ी ऊंचाई पे जो है दीवारें बनाई जाती थी। तो वो जो है एक किला का रूप हो जाता था, ठीक है। और किला इसीलिए बनाया जाता था कि जो उनके दुश्मन हो, जो पड़ोस के उनके दुश्मन है, वो जो है आसानी से आक्रमण न कर सके, इसलिए किलाएँ बनाई जाती थी, ठीक है। अब ये कर भी लेते थे, कर का क्या था वो भी देख लेते हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। महाजनपद का मतलब कि जाहिर सी बात है कि जनपद होता है, एक महाजनपद होता है। अब महाजनपद में सुविधाएं ज़्यादा होती थी तो खतरा भी ज़्यादा होता था, तो वो लोग किला बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे अपनी सुरक्षा के लिए। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता भी होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। भाई जाहिर सी बात है कि उनको अपने घर की सुरक्षा कराना है तो किला बनवाना है, तो किला बनवाने के लिए वो अकेले तो बन नहीं जाएगा, उसमें मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। यानी
जब कोई खास ओकेजन होता था, कोई खास त्योहार होता था, तो लोग क्या करते थे, राजा को जो है उपहार देते थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस उपहार में राजा का काम तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो क्या करते थे कि वो जो लोग होते थे, जो है उनका अच्छा व्यापार चलता था, तो उन लोगों से वो कर भी वसूलते थे, वो भी नियमित रूप से, ठीक है। अब कर किस तरीके से होते थे, जैसे जो है फसलों पर लगाए गए कर, यानी अगर आपको जो है खेत में अच्छा उत्पादन होता है, फसल की उत्पादन अच्छी होती है, तो उसमें भी कर लगाया जाता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कुछ भाग देना होता था, कि मान लीजिए आपका जो है मान लीजिए 10 केजी हुआ आपके फसल में, एक मोटा मोटा मानते हैं कि 10 केजी हुआ, तो 10 केजी में 2 केजी जो है आपको राजा को देना होता था, 8 आपको रखना होता था। तो ये जो 2 केजी होता था, ये क्या होता था, कर होता था। ये नियमित रूप से देना होता था, यानी हर फसल पे आपको 2 हिस्सा या 1 हिस्सा आपको देना होता था। ये कर होता था, ये हर व्यक्ति पे लागू होता था, ठीक है। तो इस तरीके से कर होता, जैसे आप जीएसटी कहते हैं, जिससे आज के टाइम पे जो जीएसटी होता है, ये भी एक तरह से कर ही है। ये भी आप जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देते ही हैं। तो इस तरीके से पहले भी होता था, लेकिन पहले लोग जो है, जो राजाएं होते थे, वो डायरेक्टली देते थे। अब जो है जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, उसमें जीएसटी जो होता है वो इंक्लूडेड होता है, आपको अलग से नहीं देना होता, तो आपको पता नहीं चलता है। लेकिन कर आज भी जो है लिया जाता है और लोग देते भी हैं। तो वैसे ही पहले भी टाइम था, पहले भी लोग जो है कर जो है देते थे, वो जो है डायरेक्टली देते थे, इनडायरेक्टली नहीं देते थे, ठीक है। यानी राजा जो है वसूलते थे, राजा के जितने भी सिपाही होते थे वो बाकायदा जाते थे लोगों के घर, वहाँ से जो है अपने हिस्सा जो जितना मतलब कर होता था उतना वो ले लेते थे, चाहे वो स्वेच्छा से दें, ठीक है, या फिर जो है ज़बरदस्ती वो कर ले लिया जाता था। तो जैसे आज जीएसटी आप पे करते हैं, वैसे ही पहले लोग जो है कर देते थे। वो जो कर होते थे फसलों पर भी लगाया जाता था, कारीगरों के ऊपर लगाया जाता था, जो कारीगर काम करते थे। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में भी कर देना पड़ता था। अगर आपके पास ज़्यादा जानवर है तो भी आपको कर देना पड़ता था। या फिर उन पशुओं से आप कोई भी उत्पादन करते हैं, मान लीजिए दूध उत्पादन करते हैं, तो उससे उसमें भी आपको कर देना होता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। कोई भी व्यापारी है, किसी भी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको जो है, मान लीजिए आलू है, आलू का आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका भी कर देना होता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जो आखेटक होते थे यानी शिकारी होते थे, जो जंगल से वस्तुएं प्राप्त करते थे, उसमें भी वो कर लगाते थे, उसका भी वो कर देते थे, ठीक है। तो ये कर की प्रथा जो है बहुत पहले से चली आ रही है। बस ये था कि वहाँ पे लोग जो है डायरेक्टली देते थे, अब जो आप कर पे करते हैं वो इनडायरेक्टली देते हैं, ठीक है। कुछ परिवर्तन कृषि में भी देखने को मिले थे। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, ठीक है। जो हल होता था जिसको किसान चलाते थे, जिससे जुताई करते थे, वो जो है लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर जमीन की लकड़ी, अब जो कठोर जमीन थी उसको लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। शुरुआत में क्या होता था कि जो हथियार बनाए जाते थे वो लकड़ी के होते थे, ठीक है। तो लकड़ी के जो हथियार होते थे वो हर जगह काम नहीं आते थे। मान लीजिए कठोर जमीन है तो लकड़ी के जो हथियार होते थे या हल होते तो टूट जाते थे। लेकिन इस टाइम पे जो है थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, परिवर्तन हुआ। तो जो लकड़ी के फाल होते थे हल्के, वो जो है कैसे होने लगे, लोहे के होने लगे। तो लोहे के होने की वजह से जो कठोर जमीन थी उसमें जो है लोहे के हल चलने लगे थे, तो कृषि करने में भी थोड़ी सी आसानी होने लगी थी, ठीक है। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। जाहिर सी बात है, जहाँ पे लकड़ी जो है काम नहीं कर पाती थी, वहाँ लोहे का जो फाल होता था वो काम आसानी से कर लेता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों को रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया था। शुरुआत में क्या करते थे लोग, जो है जो बीज होता था, हमने बताया था कि जो प्रारंभ में क्या होता था कि बीज बोया नहीं जाता था। जंगल में जो उगे हुए पेड़ पौधे होते थे उनके फल जो है लोगों ने खाया, जैसा उनका टेस्ट सही लगा उसके अनुसार फिर वो पकने का जो है देखने लगे कि ये फल जो है कहाँ कहाँ पे जो फसल है कहाँ कहाँ पे उग रहा है। फिर उसको देखने लगे कि पकता कब है। जब वो सही टाइम पे पकता तो उसको काट कर लाए घर, उसके बाद वो उगाने लगे। तो शुरुआत में जो है कोई भी बीज थी उसको डायरेक्ट बोते थे खेत में, उसके बाद उगता था तो उसको काटते थे पकने के बाद। लेकिन अब जो है इस टाइम पे क्या होने लगा कि जो फसल होता था उसके जो बीज होते थे उसको, जैसे मान लीजिए धान की रोपाई है तो उसका बीज नहीं बोते थे, बल्कि उसको पहले रोपाई करते थे, यानी बीज बोते थे बेड़ के रूप में, उसके बाद उसको उखाड़ने के बाद उसको रोपाई करते थे, ठीक है। डायरेक्ट बीज नहीं बोते थे। तो ये थोड़ा परिवर्तन इस टाइम पे देखने को मिलने लगा था।
अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। जाहिर सी बात है, जैसे शुरुआत में क्या होता था, लोग खेती करने के लिए बैल पे आधारित होते थे, बैल से जुताई करते थे। लेकिन फिर बाद में विज्ञान ने जो है काफ़ी ज़्यादा प्रगति करी, तो ट्रैक्टर आए। ट्रैक्टर आने से जो है किसानों को जो आमदनी है वो ज़्यादा हुई। ट्रैक्टर से जुताई जल्दी होने लगी, खेतों में फसलें जल्दी होने लगी। ठीक है, तो जो है उत्पादन भी जो है कृषि में हुआ अच्छा। तो इस तरीके से परिवर्तन होने लगे धीरे धीरे। पहले कुछ और था, अब जो है चीज़ें परिवर्तित होकर कुछ और हो गई हैं। तो ये परिवर्तन कृषि में भी देखने को मिला है शुरुआत से लेकर। ठीक है, अब जो है कुछ चीज़ें सूक्ष्म निरीक्षण में देखने को मिली हैं, वो कौन कौन सी थी उसको देखते हैं। जैसे मगध है, मगध में क्या क्या था देखते हैं कि लगभग 200 सालों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। कौन सा? मगध। मगध जो था लगभग 200 सालों के भीतर बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध में ही बहती थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा और जो सोन नदी कहाँ पे बहती थी? ये मगध में। ठीक है, ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, जाहिर सी बात है, गंगा और सोन नदियाँ हैं तो वहाँ पे जो है खेती भी अच्छी होगी, ज़मीन उपजाऊ भी रहेगी। ठीक है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में के काम में लाया जाता था। शुरुआत में क्या होता था, राजा महाराजाओं के पास सेनाएं अलग अलग होती थी। घोड़ों की अलग सेनाएं थी, हाथियों की अलग सेनाएं थी, सिपाहियों की अलग सेनाएं होती थी। ठीक है, तो वहाँ भी जो है मगध में हाथियाँ अधिक थी। ठीक है, वहाँ पे जंगल थे तो हाथियों का झुंड बहुत था, यानी हाथी बहुत ज़्यादा थे जंगलों में। तो उन हाथियों को पकड़कर प्रशिक्षित किया जाता था और सेना में जो है काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। भाई जो राजाओं के पास जो है, क्योंकि आज की तरह जो है साधन तो थे नहीं यातायात के कि जो है इलेक्ट्रिक साधन रहे हों। ठीक है, तो शुरुआत में क्या था, उनके पास रथ होते थे। रथ से ही जो है जो राजा होते थे युद्ध करते थे। तो जो लकड़ियाँ होती थी जंगल से ही लाई जाती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। जो आपका जो है मगध है वहाँ पे लोहे की अयस्क की खदानें भी मिली है। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी थी। जब लौह अयस्क मिले तो ये इनका जो है यूज कहाँ किया जाने लगा? औजार बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि लोहा जो है, लोहे का औजार आज भी बहुत ज़्यादा मजबूत माना जाता है। तो ये जो है उनके लिए उपयोगी होने लगा। ठीक है, हथियार बनाने के लिए। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं ये जो शासक हुए थे बिंबिसार और अजातशत्रु, ये कहाँ के थे? मगध के ही थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, जो कि आधुनिक में राजगीर है, यानी बिहार का जो राजगीर क्षेत्र है वो पहले राजगृह होता था। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। ठीक है, जो राजगीर है वर्तमान में, वो जो है शुरुआत में क्या था? राजगृह था, और ये जो है मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है, को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, यानी शुरुआत में मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी। ठीक है, बाद में जो है इसको पाटलिपुत्र यानी कि पटना कर दिया गया था। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पटना का पुराना नाम क्या है, तो वो है पाटलिपुत्र, या फिर राजगीर का पुराना नाम क्या है, तो वो है राजगृह। ये आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में। 2300 साल से भी पहले की बात है, मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है कि जो राजा सिकंदर है कहाँ का था, तो ये था मैसिडोनिया का। ठीक है, पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीपीय द्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, ठीक है, यानी इस तरीके से जो है चीज़ें हुई। जो शासक थे मगध में, कौन कौन से शासक थे, उन्होंने किस तरीके से राज्यों को जो है जीता। मगध में गंगा और सोन नदी बहती थी। ठीक है, लौह अयस्क खदानें मिली थी। यहाँ पे जो है जो औजार बनाए जाते थे वो लोहे के बनाए जाते थे। दो शक्तिशाली राजा थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, और उसके बाद जो है सिकंदर भी आया था, जो कि विश्व विजेता बनना चाहता था, पूरे विश्व को जीतना चाहता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज़ है वज्जी।
जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा मगध, ठीक है, एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, ठीक है। एक मगध था जो कि बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन गया, तो उसके बगल में एक वज्जी राज्य था, ठीक है, जिसकी राजधानी वैशाली यानी कि बिहार थी। वैशाली को पहले जो है यानी बिहार को पहले वैशाली कहते थे, अब ये बिहार था, ठीक है। वहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था जिसे गढ़िया संघ कहते थे। अब यहाँ पे जो वज्जी है, यहाँ पे एक अलग तरीके से शासन करते थे लोग, जिसको जो है संघ कहते थे या फिर गढ़ कहते थे, ठीक है। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जो गढ़ होता था या संघ होता था उसमें कई शासक होते हैं और जो जितने भी शासक होते थे वो व्यक्ति जो है राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। जैसे आज के टाइम पे कोई भी डिसीजन लेना होता है तो जितने भी मंत्री होते हैं, ठीक, मान लीजिए एक उप मुख्यमंत्री होते हैं, तो वो जो है सभी मंत्रियों को इकट्ठा बुलाते हैं और एक विचार विमर्श करते हैं, मीटिंग करते हैं किसी भी निर्णय को जो है लेने के लिए, ठीक है। कोई भी नियम है या कानून बनाने के लिए आपस में निर्णय लेते हैं, सभी मंत्रियों को इकट्ठा करते हैं। तो वैसे ही उस टाइम पे भी वो सभाएं किया करते थे, बातचीत करते थे, ठीक है, आपस में। उसके बाद तय करते थे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना और किस तरीके से करना है, ठीक है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। यानी जो मीटिंग होती थी उस मीटिंग में स्त्रियां नहीं जा सकती थी। जो दास होते थे, ठीक है, वो नहीं जा सकते थे। जो काम करने वाले जो मजदूर होते थे वो भी वहाँ पे नहीं जा सकते थे। यानी जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते थे वही सिर्फ उस मीटिंग में पहुँचते थे, ठीक है। तो ये नियम था उस टाइम पे। वज्र संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया था, ठीक है। जो वज्र संघ है इसका निर्णय जो है कहाँ से लिया गया था, दीर्घ निकाय से लिया गया था। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध व्याख्यान दिए गए जिनमें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था कि अजातशत्रु, जिसे जो है अजातशत्रु कहते हैं, पहले अजातशत्रु था जिसे अजातशत्रु कहते हैं, वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, ठीक है। यानी जो है ये जो सभाएं करते थे उसमें कई सारी चीज़ें थी कि अगर वे पूर्ण रूप से नियमित सभाएं करते रहेंगे या फिर आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे या फिर पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ये सारे नियम थे। अगर इन सभी नियमों को फॉलो करेंगे तो जो वज्रवासी यानी जो वज्रराज है वहाँ के लोग उन्नति करते रहेंगे, यानी कि नए नए चीज़ों को डेवलपमेंट करते रहेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो जो कुछ नियम होते हैं, जो पॉजिटिव नियम होते हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप सक्सेस हो सकते हैं। तो वो सारे नियम थे, जैसे कि आप नियमित सभाएं करें, आपस में मिलजुल कर रहें, जो भी नियम हो उनका पालन करें, बड़ों का सम्मान करेंगे, उनका समर्थन करेंगे और जो भी बातें बोलेंगे उनकी बातों पर ध्यान देंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो राज्य है या आपके राज्य के लोग हैं वो उन्नति जो है करते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बनाई गई थी, सारे नियम बनाए गए थे एक राज्य को जो है उन्नति करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे अब होती हैं कि आप अगर आपको जो है एक राज्य चलाना है, कानून व्यवस्था चलानी है, तो कई सारे नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों को फॉलो करना होता, पालन करना होता है। तो वैसे ही चीज़ें पहले भी बनाई गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्राचीन समय से चलती आ रही, बस थोड़ा सा डेवलपमेंट की वजह से थोड़ी बहुत चेंजिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। पहले लोग राजा महाराजा थे, लोग राजा जो थे वो शासक बनते थे, शासन करते थे लोगों पे। अब जो है नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले जो है अश्वमेध के द्वारा जो है राजा एक राज्य को दूसरे राजा से छीनता था या फिर जो है जीतता था। अब जो है वोटिंग प्रथा हो गई, मतदान होने लगा है। तो ये सारी चीज़ें पहले से जो है, जो पहले के शासक थे पहले उस तरीके से बनते थे। अब जो है लोग जो है मंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इस तरीके से चुनाव होगी, चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो प्राचीन समय पे जिस तरीके से चीज़ें हुई हमने डिस्कस करी है इस टॉपिक में, जो कि टॉपिक नंबर 5 है, ठीक है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके एनसीईआरटी की किताब में गिवन है, तो आप देख सकते हैं।
और ये इसमें कोई भी चीज़ें अगर आपको डाउट है तो जब क्वेश्चन आंसर हम क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस जगह से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं एसएसटी, वो जो है 6 क्लास की जो बुक है एनसीईआरटी की, वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे 6 क्लास के सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो एसएसटी सब्जेक्ट है वो आपका बहुत ही आसानी से क्लियर होता जाएगा। बस आप कोई भी क्लास मिस ना करें, सारी क्लासेस देखते रहेंगे तो आपके जो है एसएसटी बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, यहाँ से बाहर से नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल रट लेना है एक तरीके से। ठीक है, तभी आप एसएसटी में अच्छे नंबर ला पाएंगे, अदरवाइज एसएसटी में अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे अगर आप एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते तो। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।